यार जितना ज्यादा ओडा सेंसे ब्रुक के पास्ट में जा रहे हैं उतना ही ज्यादा लग रहा है कि ये किसी एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी नहीं है बल्कि पूरे किंगडम की ट्रेजेडी है। और चैप्टर 1185 के बाद ये सिचुएशन और भी क्रेजी हो गई है क्योंकि इस चैप्टर में हमें फ्रेंडशिप मिली, रोमांस मिला, वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेशर मिला, एक मिस्टीरियस डिसीज मिला और एंड में ऐसा ट्विस्ट है जिससे पूरा फैंडम शॉक हो गया। और सबसे डेंजरस बात, जो चीज एल्बाप में अभी हो रही है ना, उसके साइन शायद ब्रुक के पास्ट में ऑलरेडी थे। चैप्टर की शुरुआत एक मोन्टाज से होती है और ऑनेस्टली ये चैप्टर काफी इमोशनल फील देता है क्योंकि हम फाइनली देखते हैं कि ब्रुक की ग्रोथ कैसे हुई। कैंडल सिर्फ उसकी मेंटोर नहीं थी, वो उसे स्वॉर्ड्समैनशिप भी सिखा रही थी और रॉयल एटिकेट भी। यानी ब्रुक को सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं बनाया जा रहा था, उसे एक ऐसा इंसान बनाया जा रहा था जो फ्यूचर में किंगडम को रिप्रेजेंट कर सके। और ये डिटेल काफी इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि जब हम करंट ब्रुक को देखते हैं ना तो कभी कभी भूल जाते हैं कि वो ओरिजिनली एक मिलिट्री ऑफिसर था, म्यूजिशियन बाद में बना। इस मोन्टाज में हमें क्लियरली दिख रहा है कि उसके अंदर डिसिप्लिन, लॉयल्टी और लीडरशिप की क्वालिटीज किसने डेवलप की। ट्रेनिंग के बाद चैप्टर फोकस करता है ब्रुक और शूरी के रिलेशनशिप पर। और हाँ, ये कोई रोमांटिक एंगल नहीं लगता, ये जेन्युइनली एक डीप फ्रेंडशिप लगती है। हम ऐसे मल्टीपल मोमेंट्स देखते हैं जहाँ दोनों एक साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। और ऑनेस्टली जितना ज्यादा ओडा सेंसे इन दोनों का बॉन्ड बिल्ड कर रहे हैं उतना ही ज्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि जब भी ओडा सेंसे किसी रिलेशनशिप को इतना डेवलप करते हैं तो उसके बाद ट्रेजेडी आती है। लेकिन चैप्टर का एक सरप्राइजिंगली होलसम मोमेंट तो तब आता है जब कैंडल ब्रुक से अपनी पर्सनल बातें शेयर करती है। वो उसे कन्फेस करती है कि वो प्रिंस रोवन से प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसकी विश कभी भी क्वीन बनना नहीं थी। वो कहती है उसे बस रोवन के साथ रहना है और उसकी लॉयल गार्ड बनकर उसे सर्व करना है। ऑनेस्टली ये मोमेंट कैंडल के कैरेक्टर को और भी लाइकेबल बना देता है। उसका प्यार सेल्फिश नहीं लगता, उसे पावर नहीं चाहिए, उसे बस रोवन की हैप्पीनेस चाहिए। और इसी वजह से बाद में जो कुछ होता है ना वो और भी पेनफुल लगता है। फिर चैप्टर का मूड सडनली चेंज हो जाता है। एक वर्ल्ड गवर्नमेंट शिप एस्पेरिया पहुंचती है और उसके साथ एक सेलेस्टियल ड्रैगन भी आता है। अभी स्पॉयलर्स में ज्यादा डिटेल नहीं बताई गई कि एग्जैक्टली क्या कन्वर्सेशन होता है, लेकिन चैप्टर ये स्ट्रांगली इंप्लाई करता है कि इस विजिट के बाद सब कुछ चेंज हो गया। और जब भी सेलेस्टियल ड्रैगन किसी किंगडम में आते हैं तो यूजुअली कुछ भी अच्छा नहीं होता। गवर्नमेंट के विजिट के कुछ टाइम बाद कैंडल अचानक बहुत सीरियस इलनेस का शिकार हो जाती है और ये कोई छोटी बीमारी नहीं थी। पूरा किंगडम टेंशन में आ जाता है। सब लोग उसकी रिकवरी के लिए प्रे कर रहे होते हैं क्योंकि कैंडल सिर्फ रॉयल गार्ड नहीं थी, वो किंगडम की हीरो थी। और ऑनेस्टली यहाँ एक थ्योरी भी बनती है, क्या उसकी इलनेस नेचुरल थी या वर्ल्ड गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ था, जिसका हमारे पास अभी तो कोई आंसर नहीं है। लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत ही सस्पिशियस है। थैंकफुली कैंडल रिकवर हो जाती है और उसकी रिकवरी के बाद चैप्टर का सबसे हैप्पी मोमेंट आता है। प्रिंस रूवेन ऑफिशियली अनाउंस करता है कि वो कैंडल से एंगेजमेंट कर रहा है। और ऑनेस्टली इस पॉइंट पर लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि ब्रूक, शूरी, कैंडल, रूवेन सब लोग हैप्पी है। और एग्जैक्टली इसी वजह से मुझे बहुत ही अनइजी फीलिंग आ रही है क्योंकि ओडा सेंसे कभी भी इतनी हैप्पीनेस फ्री में नहीं देते। और फिर ट्रेजेडी शुरू होती है। एक मिस्टीरियस फॉग पूरे एस्पेरिया किंगडम को कवर कर लेता है, एक दिन के लिए नहीं, कुछ हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि कई सालों के लिए। और इस फॉग का इफेक्ट काफी हॉरिफाइंग है। सिटीजन्स की हेल्थ खराब होने लगती है, लोग वीक होने लगते हैं और सबसे डेंजरस चीज, किंगडम की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने लगती है। एस्पेरिया की इकोनॉमी म्यूजिक इंडस्ट्री पर डिपेंड करती थी, इंस्ट्रूमेंट्स उनकी आइडेंटिटी थे। लेकिन ये मिस्टीरियस फॉग उन इंस्ट्रूमेंट को भी कोरोड करने लगता है। यानी जो चीज किंगडम को जिंदा रख रही थी वो चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है। और इसी पॉइंट पर चैप्टर का पॉलिटिकल साइड बहुत डार्क हो जाता है क्योंकि इकोनॉमी कोलैप्स करने के बाद एस्पेरिया सेलेस्टियल ट्रिब्यूट पे नहीं कर पा रहा था। और हम सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। जब भी कोई किंगडम ट्रिब्यूट नहीं दे पाता तो वर्ल्ड गवर्नमेंट एक हॉरिफाइंग डिमांड रखती है, मनी नहीं दे सकते कोई बात नहीं, अपने सिटीजन्स दे दो एज अ स्लेव्स। ऑनेस्टली ये मोमेंट पूरे चैप्टर का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट हो सकता है क्योंकि ये एग्जैक्टली वही चीज है जो सेलेस्टियल ड्रैगन बार बार करते हैं। लेकिन रूवेन सरेंडर नहीं करता, वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता, वो अपने लोगों को बचाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर देता है। ये बेसिकली इम्पॉसिबल बैटल थी लेकिन रूवेन फिर भी फाइट करता है और उसका रिजल्ट एस्पेरिया किंगडम फ्लेम्स में डूब जाता है। पूरा किंगडम जल रहा होता है और यहाँ से फ्लैशबैक प्योर ट्रेजेडी मोड में एंटर कर जाता है। ब्रुक पैलेस की तरफ दौड़ता है, उसे लगता है शायद वो कुछ सेव कर सके, लेकिन जो सीन उसके सामने आता है उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं था। ब्रुक देखता है शूरी रूवेन को स्टैप कर रही है, वही शूरी जिसे हम इतने चैप्टर से इनोसेंट और लवेबल देख रहे हैं। और यही चैप्टर का फाइनल रिवील होता है।
लास्ट डबल पेज में हम देखते हैं कि रुवेन और शूरी दोनों के पास हॉर्न और विंग्स है और ये नॉर्मल विंग नहीं लगते, ये एग्जैक्टली वैसे ही फीचर्स है जैसा हम रिसेंट चैप्टर्स में डोमी रिवर्सी विक्टिम्स के साथ देख चुके हैं। मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों इमू के कंट्रोल में है और अगर ये सच है ना तो एल्बाप में इमू जो कर रहा है ना वो पावर उसके पास बहुत पहले से है। पर मुझे तो सबसे सस्पिशियस चीज अभी भी वो मिस्टीरियस फॉग ही लग रहा है। आपको क्या लगता है वो कोई नेचुरल डिजास्टर था या वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोई वेपन? क्योंकि उस फॉग ने लोगों को बीमार किया, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय की, किंगडम को वीक बनाया और फाइनली उन्हें गवर्नमेंट के सामने लाचार बना दिया। ये कोइंसिडेंस थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लगता? ओवरऑल चैप्टर 1185 कोई एक्शन चैप्टर नहीं है, ये प्योर ट्रेजेडी चैप्टर है और ऑनेस्टली जितना ज्यादा ये फ्लैशबैक आगे बढ़ रहा है ना उतना ही क्लियर हो रहा है कि ब्रूक का पास डायरेक्टली वर्ल्ड गवर्नमेंट के डार्केस्ट सीक्रेट से कनेक्टेड है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शूरी ने रुवेन को क्यों स्टैप किया? क्या वो सच में डोमी रिवर्सी के कंट्रोल में थी या इस पिक्चर में कोई और विलन बाकी है? कमेंट्स में अपने थ्योरीज जरूर बताना। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है तो गाइज अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक और हाइप कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।